मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो पुट कर रहा हूँ। ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था 10th स्टैंडर्ड का। तो लेट अस स्टार्ट विथ अगेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन सोलोनॉइड। तो जस्ट पहली बार तो ये सोलोनॉइड का मतलब समझो, व्हाट डू यू मीन बाय सोलोनॉइड। ठीक है, सोलोनॉइड बनता कैसे है। तो सपोज मैंने एक रॉड ले ली, आयरन रॉड, ठीक है, और इसको मैं कॉइल के मदद से गुंडालता हूँ, ऐसे कॉइल से ऐसे ऐसे करके वायर से गुंडालता हूँ, और एक वायर का टर्मिनल नेगेटिव पे लगाता हूँ, एक वायर का टर्मिनल पॉजिटिव पे लगाता हूँ। Then what will happen? This rod will act as a magnetic rod, and therefore it is termed as solenoid. क्या बोलेंगे हम लोग उसको? सोलोनॉइड। तो देखो, अब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन सोलोनॉइड देखेंगे। क्या देख लिया सोलोनॉइड है, क्या होता है। तो सोलोनॉइड के अंदर से, जब ये समझ लो एक सोलोनॉइड है और इसके अंदर से मैंने वायर को गुंडाला, तो अब भी हमने देखा क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। ठीक है, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया गया है, जो की के साथ कनेक्टेड है। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। दिस आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। एंड व्हाट वी नो, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फ्लो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ऑलवेज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेंगे? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल ट्रैवल करेंगे। तो every magnetic line of forces here are parallel to one another. Magnetic filling the blanks में ये पॉइंट्स हैं, ये तुम चाहो तो नोट्स में मेंटेन करके रखो। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड द सोलोनॉइड, सोलोनॉइड के अंदर, इनसाइड द सोलोनॉइड are parallel to each other। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है सोलोनॉइड के अंदर वो पैरेलल है, और कोई भी लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो उस पॉइंट पे अगर हम लोग समझो एक कंपास ले लिया, कंपास तो पता है ना, तो कंपास ले लिया, तो कंपास को अगर हम इसके पास लाएं तो वो डायरेक्शन डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेट है। जब इसी कंपास को हम ऐसे पॉइंट पर लाए जहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो दो डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ और साउथ। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कोई एक ही डायरेक्शन दिखा सकता है। तो मैग्नेटिक line of forces
नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या मिला मुझे? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके ओके, नाउ let us take an experiment देखते हैं। what is the experiment? force acting on current carrying conductor in a magnetic field। फोर्स एक्टिंग और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो एक डायग्राम देखो इसका। ये एक स्टैंड है जिसके यहाँ पर हॉर्सशू मैग्नेट लगा हुआ है, और ये दूसरा स्टैंड है, स्टैंड नंबर 2। ये हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर से, ठीक है, कॉइल पास किया गया है अंदर से, इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, ये कॉइल को अंदर से पास किया गया है, कॉइल। ओके, नाउ जब ये वायर है, हाँ, जो दो, ये हॉर्सशू मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके अंदर से ये वायर जा रहा है। तो व्हेन करंट इज नॉट पासिंग, व्हेन करंट इज नॉट पासिंग, then the coil remain in fixed position। तो जो कॉइल है वो क्या रहेगा, फिक्स पोजीशन पे स्टेबल, ठीक है। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 1। तो मैं क्या करता हूं, से दिस, ध्यान से देखो, मैं एक मूवमेंट बनाता हूं, ये इधर, लेट इट बी सी, ये फिक्स पोजीशन ए, और ये पोजीशन बी। समझ रहे हो? ग्रीन पोजीशन बी, पिंक पोजीशन सी, और ये ए है स्ट्रेट पोजीशन, स्ट्रेट पोजीशन। तो व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द वायर बेंड्स टू पोजीशन सी। देख रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जब करंट टॉप पोजीशन, यहां से, दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम, बराबर, टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा तो वायर कहां पर आ जाएगा, सी पोजीशन पे आ जाएगा, इसलिए मैंने वो ड्रॉ किया। तो इफ द करंट डायरेक्शन इज रिवर्स, तो अगर मैंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, इफ करंट डायरेक्शन इज रिवर्स, मतलब दैट इज कहाँ से कहाँ, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके, देन द करंट विल फ्लो फ्रॉम, then current will flow from bottom to top, then the wire will bend at position B, right ना? तो why this is happening, क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन है
वाई ऐसा हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर गया तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज दिस थिंग हैपन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू एन। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, देन व्हाट हैपन्स इज कि फोर्स, एक फोर्स जनरेट होता है, देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ फोर्स एंड इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ कॉइल टू बिकम परपेंडिकुलर। तो अगर कुछ ऐसा रहा कि अरे भाई नहीं हो पा रहा है, तो एक अंदर ही अंदर एक ताकत जनरेट होगा और उस वायर को मजबूरन परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो वायर मूव ही नहीं, मतलब काम का ही नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? तो अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चलता है whenever a current flows through conductor in presence of magnetic field, किसके प्रेजेंस में? मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, बराबर। ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर, बराबर। ये हम लोग प्रूव करके लेके आए, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर। मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हॉर्सशू मैग्नेट की वजह से प्रेजेंट ही था, बराबर। तो जब हम लोग उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो कॉइल को क्या एक्सपीरियंस हुआ? एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो इफ, और क्या पता चला हमें? इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, then force is also reversed। जो फोर्स है वो भी रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। दैट इज इनडायरेक्टली साउथ पोल will go to north pole and north pole will become south pole। Clear? This is the main motive of the experiment, that is electric field और magnetic field दोनों perpendicular एक दूसरे से, therefore south pole और north pole एक दूसरे का पोजीशन चेंज करते हैं जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड और करंट के अंदर से, कॉपर वायर के अंदर से ये करंट। ठीक है, तो इसको प्रूव किया था साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने। किसने प्रूव किया था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसे इसी सब चैप्टर में हम लोग ने राइट हैंड रूल देखा था, फिंगर कर्ल्ड वाला और थंब आउटस्ट्रेच वाला। फिंगर, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? थंब इंडिकेट्स क्या करता है हमारा, याद है तुम लोगों को? याद आया? क्या इंडिकेट करता है? राइट हैंड थंब रूल। थंब इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कर्ल्ड फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी तरीके से लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों को नया चीज़ सिखाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? लेट अस check what is Fleming's left hand rule। तो थोड़ा मेरे डायग्राम के साथ एडजस्ट करो। आई एम नॉट वेरी मच गुड एट द डायग्राम्स। तो यू कैन सी मैंने एक हाथ बनाने की कोशिश की है, हाथ तो हुआ नहीं है, कुछ ऐसे ही हो गया है। बस इमेजिन करो, दिस इज द फर्स्ट फिंगर, थंब, और ये सेकंड फिंगर। फर्स्ट फिंगर टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 55 पे ये डायग्राम है। ठीक है, पेज नंबर 55 पे तुम्हें ये डायग्राम मिल जाएगा। फर्स्ट फिंगर हमें दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो हमेशा किससे परपेंडिकुलर रहता है, करंट से। तो अगर ये बन गया डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकेंड फिंगर जो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो ये बनेगा फोर्स ऑन कंडक्टर। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही रहे तीनों, ये अपना अपना पोजीशन चेंज करते जाएंगे तीनों। ये तीनों इस फिंगर में, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, ये तीनों अगर ये इधर आया तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, तो लेट अस राइट दिस। अकॉर्डिंग टू, नोट्स में प्रॉपरली लिखना, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, the left hand thumb इंडेक्स फिंगर, थंब तो पता है, इंडेक्स फिंगर इसको बोलते हैं, पहला वाला फर्स्ट फिंगर को हमारे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर stretched so as to be perpendicular to each other if the index finger is in the direction of magnetic field and the middle finger points in the direction of current, then direction of thumb is direction of force of conductor। क्लियर एवरीवन? वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान से। अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक अगर मैंने अपने लेफ्ट हैंड थंब में से को आउटस्ट्रेच किया, बाहर निकाला, लिटिल लेफ्ट फिंगर पहले वाले इंडेक्स फिंगर को बाहर निकाला और सेकेंड फिंगर को क्रिस क्रॉस बेसिस पर बाहर निकाला, जैसे तुम डायग्राम में देख सकते हो, तो तीनों एक दूसरे के साथ जब परपेंडिकुलर रहेंगे, तो अगर थंब फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है और सेकेंड फिंगर करंट, तो फोर्स कहाँ जाएगा? थंब के पास। ज़रूरी नहीं है कि तीनों ऐसे ही रहे, ठीक है, कहीं पर भी अपना डायरेक्शन चेंज करे तो भी वो अपना अपना डायरेक्शन स्विच कर ले। ओके, क्लियर अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? तो इस लेक्चर के बाद सब लोगों के पास क्या क्या नोट्स रहना चाहिए, देखो मैं बताता हूँ। पहले सोलोनॉइड के बारे में मैंने जो एक्सप्लेन किया था, उससे जो 3 मेजर पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलोनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये 3 होना चाहिए। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हें एग्ज़ाम में पूछा तो ये डायग्राम और उसके साथ ये 6 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स इंक्लूडिंग दैट स्ट्रेट फिगर, ये ग्राफ,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट नोट्स है। क्लियर। अब इस चैप्टर में मेरे पास 2 टॉपिक बच गए, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो 4 मार्क्स के दोनों टॉपिक है, जो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। 8 मार्क्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या तो इलेक्ट्रिक मोटर या तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एग्ज़ाम में आता ही है। ये तुम कोई भी क्वेश्चन पेपर ढूंढ लो हर साल के, या तो मार्च में या फिर अक्टूबर में, ये दोनों के पेपर में एक जगह पर इलेक्ट्रिक मोटर रिलेटेड या इलेक्ट्रिक जनरेटर रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही। क्लियर। ये टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पुट अप होगा। क्लियर। चलो, बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।